हेलो स्टूडेंट्स, आव्यू चैप्टर में हम कंटिन्यू करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आव्यू का परिवर्त, जिसको अंग्रेजी में ट्रांसपोज भी बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। आव्यू का परिवर्त है क्या, इसकी परिभाषा आप अपनी बुक से अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि आव्यू का परिवर्त है क्या। किसी भी आव्यू के, चाहे वो किसी भी ऑर्डर का हो, उसकी पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदलने को ही आव्यू का परिवर्त कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिया हुआ है, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है जिसकी फर्स्ट रो है 1 5, सेकंड रो है 2 1, थर्ड रो है 0 4। ये एक 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालना है, अच्छा इसका रिप्रेजेंटेशन, इसको ए डैश या ए टी, अंग्रेजी में ट्रांसपोज कहते हैं, तो इसे ए के ऊपर सफिक्स के रूप में टी लिख देते हैं। इसे कहते हैं हम ए ट्रांसपोज, या ए के ऊपर ये डैश का निशान लगा देते हैं। तो ये इसके दो रिप्रेजेंटेशन हैं, ए डैश या ए ट्रांसपोज। निकालते कैसे हैं, आव्यू ए की पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो और स्तंभों को पंक्तियों में। जैसे यहाँ पे आपकी पहली पंक्ति 1 5, इसका हमने स्तंभ बना दिया। दूसरी पंक्ति है 2 1, सेकंड स्तंभ बना दिया। 0 4 0 4 हमने स्तंभ बना दिया। अब अगर इनको देखोगे, आव्यू ए की पहली रो ए ट्रांसपोज में पहला स्तंभ हो गया, 2 1 ये दूसरा स्तंभ, और 0 4 ये हो गया तीसरा स्तंभ। और ऐसे अगर आप देखोगे 1 2 0 ए का पहला स्तंभ था और ट्रांसपोज में ये हो गया आपकी रो। 5 1 4 यहाँ पे दूसरा स्तंभ था, 5 1 4 ट्रांसपोज में हो गया आपका रो। तो आव्यू का परिवर्त क्या है, दिए गए आव्यू के स्तंभों को पंक्तियों में और पंक्तियों को स्तंभों में बदलने को ही आव्यू का परिवर्त कहते हैं। अब इसके कुछ गुणधर्म हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। कोई भी दो आव्यू ए बी के लिए परिवर्त के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर कोई आव्यू ए है, हम उसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं और उसके ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज अगर निकालते हैं तो वापस ए के ही इक्वल आ जाता है। नेक्स्ट है के ए के, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट है, अचर राशि है, कि अगर किसी मैट्रिक्स ए में हम के की गुणा करने के बाद उसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, ए का ट्रांसपोज अलग से और उस के की गुणा अलग से। ऐसे ही अगर दो आव्यूहों के योग का ट्रांसपोज हम निकालते हैं तो वो किसके बराबर होगा, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, उन दोनों के ट्रांसपोज के अलग अलग के योग के। गुणा के लिए भी नियम देखिए, अगर ए बी की गुणा का हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, बी का ट्रांसपोज अलग से निकाल लो, फिर इसकी गुणा ए के ट्रांसपोज में हम कर देंगे। तो ये आव्यूह के कुछ परिवर्त आव्यूह के कुछ गुणधर्म थे, इसको आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं सममित आव्यूह पर। एक नेक्स्ट कंसेप्ट है ये सममित आव्यूह, और फिर इसके नेक्स्ट है विषम सममित आव्यूह। दोनों का कंसेप्ट करीब करीब एक ही है, ट्रांसपोज पर आधारित है इन्हीं का। अब नेक्स्ट चलते हैं सममित आव्यूह। एक वर्ग आव्यूह ए आपका सममित आव्यूह कहलाता है यदि और केवल यदि ए का ट्रांसपोज बराबर ए के इक्वल हो। कोई भी आव्यूह, वर्ग आव्यूह अगर हमें दिया गया है, अगर हम उसका ट्रांसपोज निकालते हैं और वापस ए के ही इक्वल आ जाता है तो वो आव्यूह आपका कहलाएगा सममित आव्यूह। सिमेट्रिक आव्यूह भी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, पहली पंक्ति 3 4, दूसरी पंक्ति -4 6, 2/2 का एक वर्ग आव्यूह है। इसका ट्रांसपोज हम निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज मैंने अभी बताया कैसे निकालना है, रो के कॉलम बना दो, कॉलम के रो बना दो, यानी कि पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो, स्तंभों को पंक्तियों में। तो 3 4 पहली रो है, ये पहला स्तंभ बन गया, -4 6 दूसरी रो है, ये सेकंड कॉलम बन गया। अब हम देखते हैं जो ए था वही ए का ट्रांसपोज है, तो यहाँ पे क्या आया, ए के ट्रांसपोज के बराबर है, तो ए कैसा हुआ, सममित आव्यूह हुआ। अब विषम सममित आव्यूह भी ऐसा ही है, कोई भी वर्ग आव्यूह ए विषम सममित आव्यूह होगा यदि हम ए का ट्रांसपोज निकालते हैं और वो -a के इक्वल आ जाता है। जैसे कि एग्जांपल ए दे दिया हुआ है 0 -2 2 0, ये आपका क्या हुआ है, ए आव्यूह एक वर्ग आव्यूह है 2/2 का। ए का ट्रांसपोज हमने निकाला तो ये चेंज हो गया आपका 0 -2, यहाँ पे रो थी तो कॉलम हो गया, 2 0 रो थी तो यहाँ पे भी आपका कॉलम हो गया। तो ए का ट्रांसपोज हमने निकाल लिया।
अब नेक्स्ट, अब जैसे हम माइनस ए निकालते हैं तो माइनस ए का मतलब ए मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव में हमें माइनस से गुणा करनी पड़ेगी। तो 0 सेम माइनस के 2 है तो माइनस से गुणा करती है प्लस 2 हो गया, 2 प्लस का है तो माइनस से गुणा करती है माइनस 2 हो गया और 0 हो गया। अब अगर हम माइनस ए और ए डैश को देखते हैं तो ए डैश और माइनस ए आपस में इक्वल है, और यही क्या डेफिनेशन बताई थी मैं आपको विषम सममित अवयव की, कि यदि ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ जाता तो उसे हम क्या कहते हैं, विषम सममित अवयव। तो आपको सममित और विषम सममित अवयव में ये ध्यान रखना है कि इसमें वर्ग अवयव की बात कही हुई है, यानी कि अवयव वर्ग अवयव होगा तभी हम उसे सममित या विषम सममित अवयव चेक कर सकते हैं। वर्ग अवयव मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर होती है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ग अवयव। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कुछ अवयव पर प्रारंभिक संक्रियाएं जिनकी हेल्प से हम किसी अवयव के इनवर्स को ज्ञात करते हैं, जिसको हिंदी में हम व्युत्क्रम या प्रतिलोम भी बोलते हैं। तो प्रारंभिक संक्रियाएं हैं क्या, हम किसी भी अवयव की दो पंक्तियों या स्तंभों का विनिमय कर सकते हैं। विनिमय किया जाता है, विनिमय का मतलब हम उनको आपस में बदल सकते हैं, यानी कि जो पहली रो है उसको हम तीसरी रो से बदल सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर किसी अवयव में पहली 3 रो दी हुई हैं तो पहली रो को हम तीसरी रो के स्थान पर लिख सकते हैं और तीसरे को पहली रो के स्थान पर लिख सकते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या है, किसी अवयव की पंक्ति या स्तंभ के अवयव एक शून्येतर संख्या से गुणा करते हैं। शून्येतर संख्या का मतलब है जो 0 ना हो, यानी कि 0 को छोड़कर हम किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं अवयव की पंक्ति में या स्तंभ में। किसी भी पंक्ति या स्तंभ में हम एक नॉन जीरो नंबर से गुणा कर सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी आपकी, किसी पंक्ति या स्तंभ में अवयवों का किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों से योग करते हैं जो कि शून्येतर से गुणा की गई है। इसका मतलब यह है कि हम पहली पंक्ति को किन्हीं दो पंक्तियों में से किसी एक संख्या से गुणा करके उसमें जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। ये कुछ इसकी 3 प्रॉपर्टी हुई। ये पूरी तरीके से आपकी अभी जब हम इनवर्स ज्ञात करेंगे वहाँ पे समझ में आ जाएगा कि दो पंक्तियों का ये विनिमय और किसी संख्या से गुणा कर सकते हैं और उन पंक्तियों को किसी संख्या से गुणा करके आपस में जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। ये अवयव की प्रारंभिक संक्रियाएं हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि उसमें साफ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ होता है कि प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा दिए गए अवयव का व्युत्क्रम अवयव या प्रतिलोम अवयव ज्ञात कीजिए। तो वहाँ पे हमें इन्हीं की हेल्प से उनका इन्वर्स निकालना होता है। इन्वर्स का एक तरीका और है जो हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब आ जाते हैं प्रतिलोम अवयव या व्युत्क्रमणीय अवयव है क्या, पहले इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। n क्रम का कोई वर्ग अवयव, n यहाँ पे एक कोई फिक्स नंबर है कि n क्रम का कोई वर्ग अवयव। अब वो n क्रम, n क्या वैल्यू क्या हो सकती है आपका, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, 4, 5, 6 कितनी भी हो सकती है। हमारे कोर्स में केवल 3/3 तक है तो हम केवल वो ही पढ़ेंगे। तो n क्रम का कोई भी वर्ग अवयव प्रतिलोम या आपका व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाएगा यदि उसके लिए कोई अन्य n क्रम का अवयव b इस प्रकार है कि उस b की गुणा अगर हम a में करते हैं या b की गुणा a में या a की गुणा b में, यानी कि अगर हम a b और b a निकालते हैं तो वो उस n ऑर्डर के ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो हम उस b को a का प्रतिलोम अवयव या व्युत्क्रम अवयव कहते हैं और इसे a इनवर्स यानी कि a की पावर के रूप में -1 लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं हम a इनवर्स या a का व्युत्क्रम अवयव या a का प्रतिलोम अवयव a इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, b को a का प्रतिलोम अवयव कहते हैं। इसका उल्टा हम क्या कह सकते हैं कि यदि b a का प्रतिलोम अवयव है तो हम कह सकते हैं a b का प्रतिलोम अवयव है। तो ये आपको याद रखना है।
अब इसकी दो प्रॉपर्टीज़। प्रतिलोम अवयवी, किसी भी वर्ग अवयव का जो प्रतिलोम अवयव हम निकालते हैं वो अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब वो केवल एक ही निकल के आता है। किसी वर्ग अवयव का यदि हम व्युत्क्रम निकाल रहे हैं तो वो केवल और केवल एक ही निकल के आएगा। ऐसा नहीं है कि एक वर्ग अवयव का हम प्रतिलोम निकालें और वो अलग अलग निकल के आए, वो केवल एक ही निकल के आएगा और यूनिक होगा। सेकंड, अगर दो अवयव समान क्रम के हैं और यदि हम उन दोनों की गुणा करने के बाद उनका इन्वर्स निकालते हैं तो वो किसके इक्वल होगा? बी का इन्वर्स आप अलग से निकाल लो, ए का इन्वर्स अलग से निकालो और उनके आपस में प्रोडक्ट कर दो तो आपस में इक्वल होगा। यानी कि ए बी का इन्वर्स किसके इक्वल होगा? बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। अब एक एग्जाम्पल जो मैं अभी आपको बता रहा था कि पेपर में कैसे पूछता है आपसे। चलो ये तो मैं लिखा हुआ है कि यदि ए बराबर ये अवयव दिया हुआ है तो ए इन्वर्स ज्ञात करो। पेपर में आपसे यहाँ पे तो अगर ऐसे आपको लिखा हुआ मिलता आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तरीका हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, एक तरीका यहाँ पे जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा, जिसको अंग्रेजी में हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस बोलते हैं। यू ए बराबर, पेपर में आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है कि यदि अवयव ए इज इक्वल टू दिस है तो ए इन्वर्स ज्ञात करो और इंस्ट्रक्शन लिखा रहता है कि प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा ए का इन्वर्स ज्ञात करो। तो प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा वे जो तीन ऑपरेशन लिखवाए थे कि हम दो रो या कॉलम का हम इंटरचेंज कर सकते हैं। इन्वर्स निकालने के लिए आपको केवल रो ऑपरेशन लगाने हैं, यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन नहीं लगाने हैं। तो रो ऑपरेशन के लिए हम किन्हीं भी दो रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज का मतलब विनिमय, उन्हें आपस में बदल सकते हैं। किसी एक रो में किसी कांस्टेंट यानी कि अचर संख्या से गुणा कर सकते हैं या किसी दूसरी रो में संख्या से गुणा करके किसी दूसरी पंक्ति से हम उन्हें जोड़ या घटा सकते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं तो आपकी समझ में आ जाएगा। अब ए इन्वर्स ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? ए इज इक्वल टू आई का मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ए यहाँ पे 3x3 का मैट्रिक्स है तो आई भी आपका 3x3 का ही यहाँ पे मैट्रिक्स होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर आपको दो ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए तो 1 0 0 1 ये होगा आपका। ये 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो क्या होगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपकी तीन रो होंगे। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या लेके चलते हैं? ए इज इक्वल टू आई ए। ये हमें पता है कि किसी भी मैट्रिक्स ए में यदि हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स की गुणा करते हैं तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो हम इसका यूज करके अब इस ए का इन्वर्स निकालेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड में ए की वैल्यू हम रख देंगे जो हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो ए क्या है? फर्स्ट रो 1 3 3, सेकेंड रो 1 4 3 और थर्ड जो रो है 1 3 4 है। हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 का यहाँ पे हमें लेना है क्योंकि ए जितने ऑर्डर का दिया होगा आई हमें उतने ही ऑर्डर का लेना है। तो यहाँ पे जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे तो फर्स्ट रो 1 0 0, सेकेंड रो 0 1 0, थर्ड रो 0 0 1 और राइट हैंड साइड में ए को एज इट इज़ रख देंगे। यहाँ पे ए की कोई वैल्यू आपको नहीं रखनी है ए इन्वर्स निकालने के लिए। ए इन्वर्स निकालने के लिए आपको केवल ए इज इक्वल टू आई में लेफ्ट हैंड साइड में ए का मान रखना है, राइट हैंड साइड में ए का मान नहीं रखना है। राइट हैंड साइड में केवल आपको आई की वैल्यू रखनी है। अब यहाँ पे हम ऑपरेशन लगाएंगे। ए इन्वर्स निकालने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड में आप जो ये ए मैट्रिक्स की वैल्यू रखी है इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करेंगे। यानी कि जो आपका ये मैट्रिक्स है 1 3 3 1 4 3 1 3 4, इसको हम एलिमेंट्री ऑपरेशन या जो प्रारंभिक संक्रियाएं थी उनकी हेल्प से आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इसको चेंज करेंगे। यानी कि इसको 1 0 0 0 1 0 0 0 1 की फॉर्म में बनाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में इतना काम हो जाने के बाद ही हमें ए इन्वर्स फाइंड हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं ऑपरेशन कैसे अप्लाई करते हैं। फर्स्ट लाइन आपको समझ में आएगी। लेफ्ट हैंड साइड में ए की वैल्यू रखनी है, राइट हैंड साइड में आई की वैल्यू रखनी है। ए को एज इट इज़ आपको रखना है। चलिए अब मैं आपको बताया कि लेफ्ट हैंड साइड में जो आपका मैट्रिक्स है उसको हमें क्या बनाना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यानी कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड में ए की वैल्यू रखी है हमें उसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 की फॉर्म में रखना है।
तो ऐसा करने के लिए आपको सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड के मैट्रिक्स का पहली रो का पहला एलिमेंट देखना है। यदि वो 1 है तो ठीक है, यदि 1 नहीं है तो उसे हम 1 बना लेंगे। जैसे अगर यहीं पे आपका पहली रो 2 3 3 अगर होती तो हम पहली ही रो को चेंज कर देते R1 चेंज 1/2 R1, यानी कि पहले नंबर पे जो भी आपका एलिमेंट लिखा होगा हम उसी से उसको भाग देकर 1 इसको बना लेते। अब यहाँ पे तो 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो यहाँ पे बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो पहली रो का पहले एलिमेंट है उसी के नीचे के 2 एलिमेंट आप देखिए और उनको हमें 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए हमें सबसे पहले फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाना है। जब इसको हम 1 बनाएंगे तो पूरी रो में ही उसी संख्या से भाग दे देंगे। अगर ये 1 नहीं है, यहाँ पे 1 ऑलरेडी है, तो आइए अब देखते हैं। अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, 1 1। आपका पहली रो का पहले एलिमेंट 1 है तो यहाँ पे कोई भाग देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट एलिमेंट भी आपका 1 है। तो जो सबसे पहले आपका पहली रो का पहला एलिमेंट 1 है उसी के नीचे के दो एलिमेंट को आपको 0 बनाना है रो ऑपरेशन के ज़रिए। लेफ़्ट हैंड साइड में जो ऑपरेशन हम लगाएंगे राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स में वही ऑपरेशन आपको लगाने हैं। अब जैसे यहाँ पे अब ऑपरेशन कैसे निकालें, जैसे हमें R2 का सेकंड रो का पहला एलिमेंट हमें 0 बनाना है, यानी कि अब हमें R2 यानी कि दूसरी पंक्ति में हमें चेंज करना है। तो इसे लिखने का तरीका R2 जो निशान लगा हुआ इसको पढ़ेंगे हम R2 चेंज R2 माइनस के R1, यानी कि अब R2 में चेंज करने जा रहे हैं, उसमें परिवर्तन करने जा रहे हैं। कैसे, हम R2 में से R1 घटा देंगे। ये आपके वो तीसरी प्रारंभिक संक्रियाओं जिसमें हमने कहा था किसी शून्येतर संख्या से गुणा करके जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। यहाँ पे गुणा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हम तो ऐसे भी इसे जोड़ या घटा सकते हैं। हमें जोड़ने की ज़रूरत होगी जोड़ लेंगे, घटाने की ज़रूरत होगी तो हम घटा लेंगे। सिमिलरली हमें तीसरी रो में जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको 0 करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R3 में चेंज कर देंगे, R3 में से R1 को घटा देंगे तो वो 0 बन जाएगा। अब 0 कैसे पता चला हमें बनेगा, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, जब सेकंड रो में से फर्स्ट घटाएंगे तो 1 - 1 हो जाएगा 0। ऐसे ही थर्ड रो का भी पहला एलिमेंट 1 है, फर्स्ट रो का भी पहला एलिमेंट 1 है, जब थर्ड रो से हम पहली को घटा देंगे तो भी 0 ये बन जाएगा। तो अब करते हैं, हमने R2 में चेंज किया R2 माइनस के R1, तो जैसे ही इसको घटाएंगे R2 में से R1, 1 - 1 हो गया आपका 0, 4 - 3 हो गया 1, 3 - 3 हो गया 0। अब थर्ड रो को जब R1 में से घटाएंगे तो 1 - 1 0, 3 - 3 0, 4 - 3 हो गया आपका 1। सेम ऑपरेशन जो लेफ़्ट हैंड साइड में हमने किए हैं सेम ऑपरेशन हमें राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स वहाँ पे करना है। तो हमने क्या किया, R2 में से R1 घटाया। अब जब यहाँ पे R2 में से ये R1 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 - 1 - 1, 1 - 0 1, 0 - 0 हो गया आपका 0। फर्स्ट रो में हमने कोई चेंज नहीं किया तो फर्स्ट रो को एज इट इज़ रख देंगे। अब थर्ड रो में चेंज किया है R3 माइनस के R1, तो कीजिए 0 - 1 आपका -1, 0 - 0 हो गया 0 और 1 - 0 हो गया आपका 1। तो ये ऑपरेशन चेंज होने के बाद में ये मिला। अब मैं आपको पहले बताया था कि हमें क्या करना है, लेफ़्ट हैंड साइड में जो भी मैट्रिक्स है उसे हमें क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। अब आप देखिए सेकंड रो इसकी 0 1 0, थर्ड रो 0 0 1, यानी कि लास्ट की तो आपकी सेकंड रो और थर्ड रो लेफ़्ट हैंड साइड मैट्रिक्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बन चुकी है। अब केवल हमें फर्स्ट रो को और चेंज करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फर्स्ट रो में। कैसे, 1 0 0 इसको हमें बनाना है। हमें इसको क्या बनाना था, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसमें आपकी सेकंड और थर्ड रो तो आ चुकी है, फर्स्ट रो को बनाना है। फर्स्ट रो में आपको सेकंड एलिमेंट भी 0 करना है और थर्ड को भी 0 करना है। अब यहाँ पे हमें इन 0 बनाने के लिए सेकंड और थर्ड रो की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब वो देखते हैं हम कैसे करते हैं। चलिए पहले फर्स्ट रो का हम सेकंड एलिमेंट को 0 कर लेते हैं। आपकी फर्स्ट रो क्या है, 1 3 3।
आपकी सेकंड रो है 0 1 0। अगर मैं सेकंड रो में 3 से गुणा कर देता हूँ और फर्स्ट रो से उसे घटा दूँ तो आप देखिए 3 - 3 हो जाएगा आपका 0। तो यही चेंज किया हमने। R1 में अब की बार चेंज किया है। क्या चेंज किया है? R1 में से हम R2 घटाएंगे और 3 से गुणा करके घटाएंगे। तो सेकंड और थर्ड रो में कोई चेंज नहीं है तो वे एज इट इज़ लिखेंगे। फर्स्ट रो में हमने चेंज किया है। क्या चेंज किया है? अब वो लिखेंगे। हमने R1 में से क्या घटाया है? R2 में 3 से गुणा करके। अगर आप R2 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा? 0 3 और फिर 0। अब सेकंड रो आपकी गुणा करके ये बन जाएगी। अब हमें R1 में से घटाना है। R1 क्या है? 1 - 0 आपका 1। 3 - 3 करेंगे तो 0 और 3 - 0 करेंगे तो आ जाएगा आपका 3। इतना ऑपरेशन होने के बाद में अब एक एलिमेंट को और हमें 0 करना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो ऑपरेशन हमने लेफ़्ट हैंड साइड में लगाया वही ऑपरेशन हम राइट हैंड साइड में अप्लाई करेंगे। हमें R1 में से 3 R2 घटाना है। तो यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे। सेकंड रो ये रही आपकी राइट हैंड साइड में। जब इसमें 3 से गुणा करेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा? -3 और 3 और 0। और जब इसको फर्स्ट रो से घटाएंगे तो 1 - 3 करेंगे तो ये +3 हो जाएगा, 4 हो गया। फिर 0 - 3 करेंगे, -3 आ जाएगा। 0 - 0 आपका 0 आ गया। ये ऑपरेशन हो गया आपका क्लियर। अब ये हो गया। अब नेक्स्ट देखिए आप, अब ये भी एलिमेंट 0 हो गया। अब केवल हमें इस 3 को और 0 करना है। इस 3 को 0 करने के लिए देखिए हम थर्ड रो की हेल्प ले सकते हैं। अगर थर्ड रो में मैं 3 से गुणा कर दूं और फर्स्ट रो से इसको घटा दूं तो ये भी एलिमेंट आपका 0 हो जाएगा। तो क्या करना है? मैं R1 में से R3 में 3 से गुणा करके R1 में से घटा देंगे। तो करिए गुणा। जैसे हम अगर थर्ड रो में 3 से गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा? 0 0 3। और जब फर्स्ट रो घटाएंगे तो 1 - 0 आपका 1, 0 - 0 तो 0, फिर 3 - 3 करेंगे तो आ गया आपका 0। तो यहाँ सेकंड रो में कोई चेंज नहीं किया, थर्ड रो में कोई चेंज नहीं किया, इनको एज इट इज़ हम लिख देंगे। अब जो ऑपरेशन लेफ्ट हैंड साइड में किया है वही ऑपरेशन हम राइट हैंड साइड में भी अप्लाई करेंगे। अब देखिए आपका राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे? R1 3 R3 करना है। तो R3 में 3 से गुणा कीजिए, -3 आएगा, 0 आएगा, 3 आएगा। R1 में से इसको घटाना है। ये है आपका 4। जैसे इसको माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 4 और 3 हो गया आपका 7। फिर है -3 -0 करेंगे तो -3, फिर है 0, फिर -3 करेंगे -3। तो फर्स्ट रो हमारी आगे निकल गया। सेकंड रो में कोई चेंज नहीं किया, थर्ड रो में कोई चेंज नहीं किया, इनको एज इट इज़ ऐसे ही लिख देंगे। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स था वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रूप में आपका आ चुका है। 1 0 0 0 1 0। देखिए आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की 3 रो या कॉलम होते हैं। अब जैसे ही ये आ जाए राइट हैंड साइड में आप क्या लिख देंगे? इनटू में A है। अब आप देखें एक मैट्रिक्स A है और इसके साथ में एक मैट्रिक्स गुणा में लिखा हुआ है, और दोनों की गुणा करने के बाद में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया है। यानी कि जो डेफिनेशन में बताई थी कि A B यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो B को हम क्या कहेंगे? A का इन्वर्स कहेंगे। तो यहाँ पे A का इन्वर्स आपका क्या हुआ? ये मैट्रिक्स जो अभी हमने निकाला है, 7 - 3 - 3 -1 1 0 -1 0 1। तो हम क्या लिख देंगे लास्ट में? आपका आंसर A इन्वर्स क्या है आपका निकल के? 7 - 3 - 3 ये पहली रो, -1 1 0 दूसरी रो, -1 0 1 ये आपकी तीसरी रो। ये हमारा निकल गया A इन्वर्स। तो इस तरीके से हम किसी दिए वर्ग अवयव का इन्वर्स ज्ञात करते हैं प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा। आपको ये समझ में आया होगा। समझना है तो वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें, आपकी समझ में आ जाएगा। और कुछ क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस कीजिए तो आप इस कंसेप्ट को समझ जाएंगे।